हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में चीड़ के पेड़ों के बीच बसा था बास्कोट गांव। एक शांत जगह, बस हवा चलती थी और वो पुराना बंगला। वो गांव के आखिर में खड़ा था, भुला हुआ और अकेला। गांव वाले कहानियां सुनाते थे, एक खोए हुए परिवार की आत्माएं, उसकी टूटी दीवारों में कैद। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। बंगला देखता हुआ सा लगता था, उसकी खाली खिड़कियां आंखों की तरह। वो आपको देखती रहती थी, एक अजीब सी रोशनी से भरी हुई, या बस डूबते सूरज की किरणें थीं। रंग उखड़ गया था, नीचे की लकड़ी दिखाई देती थी, घिसी हुई और पुरानी, एक बूढ़े आदमी के चेहरे की तरह, भूले हुए गमों की यादों से भरा हुआ। आर्यन, सिया और रोहन, तीन दोस्त जो जवानी की दहलीज पर थे, इन कहानियों पर हंसते थे। वो शहर के बच्चे थे, यहाँ गर्मियों की छुट्टियां मनाने आए थे। उन्हें पहाड़ों से कोई डर नहीं था। बेकार की अंधविश्वासी बातें। हम उस बंगले में एक रात बिताएंगे, साबित करेंगे कि सब बकवास है। सिया, जो हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहती थी, झट से मान गई। रोहन थोड़ा हिचकिचाया, पर चुनौती ने उसे भी मना लिया। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे गया, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंगते हुए वो बंगले के पास पहुंच गए। हवा ठंडी हो गई, उनकी रीरज की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। एक कर्कश आवाज के साथ जंग लगे गेट खुल गए। वो उस रास्ते पर चल पड़े जहां घास उगाई थी। बस उनके कदमों की आहट ही खामोशी को तोड़ रही थी। मुख्य द्वार पर पहुंचकर आर्यन ने उसे एक विजयी चिल्लाहट के साथ खोल दिया। दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया और वो अंधेरे में डूब गए। वे घबराहट में हंसे, उनकी हंसी खामोशी में गूंज उठी। वे बंद कमरों को देखने लगे। परछाइयां लंबी होती गईं और उनकी हंसी धीमी होती गई। हर कोने में मकड़ी के जाले लगे हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जो सड़ांध और किसी अनाम चीज की गंध से भरी हुई थी। अचानक एक आवाज आई। ऊपर एक फर्श की लकड़ी के चटकने की आवाज आई, जिसने खामोशी को चीर दिया। फिर हंसी की आवाज आई, धीमी और ठंडी, जो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। आर्यन का हौसला टूट गया। सिया, हालांकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। ये बस हवा होगी। लेकिन वो भी डर की बढ़ती हुई भावना को नजरअंदाज नहीं कर सकी। एक ठंडी हवा का झोंका कमरे से होकर गुजरा और उनका इकलौता लालटेन बुझ गया। उनके अंदर डर की लहर दौड़ गई। तभी उन्होंने उसे देखा। एक साया सफेद कपड़े में लिपटा हुआ परछाइयों से बाहर आया। उसका चेहरा पीला और डरावना, दुहक से भरा हुआ था। उसकी आंखें खोखली और काली, उनकी आत्मा में छेद करती हुई लग रही थीं। तुमने मुझे क्यों परेशान किया है? सिया डर के मारे पीछे हट गई। उसका शरीर कांप रहा था। औरत ने हाथ बढ़ाया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था और सिया चिल्ला उठी। आर्यन और रोहन अपने डर से बाहर आते हुए उसकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन औरत ने हैरान कर देने वाली ताकत से सिया को खींच लिया। वो दीवार में गायब हो गई और संघर्ष कर रही सिया को भी अपने साथ खींच ले गई। आर्यन और रोहन ने अपनी दोस्त को बचाने के लिए बेताब होकर खुद को दीवार से टकरा दिया। वो दीवार मजबूत थी, हिल नहीं रही थी। सिया की चीखें पूरे घर में गूंज उठीं, फिर एक अजीब सी खामोशी में बदल गईं। वे फंस गए थे। दरवाजे और खिड़कियां बाहर से बंद थे। डर उन पर हावी होने लगा था। वे परछाइयों के इस घर में कैद थे, अपनी दोस्त की चीखों और उसे ले जाने वाली भूतिया मौजूदगी से घिरे हुए किए। जैसे ही सुबह हुई, गांव वाले गांव के मुखिया के नेतृत्व में आखिरकार उस घर पहुंच गए। उन्होंने रात में चीखें सुनी थीं। डर ने उन्हें दिन निकलने तक दूर रखा था। उन्होंने पुराने सड़े हुए दरवाजे को तोड़ दिया और अंदर घुस गए। और ये रही। वहां कमरे के बीचों बीच सिया का बेसुध शरीर पड़ा था। उसकी आंखें छत को घूर रही थीं। आर्यन और रोहन गायब थे। घर शांत था। बढ़ते सूरज के साथ परछाइयां छंट गई थीं। गांव वाले, जिनके चेहरे डर और दुहक से भरे हुए थे, सिया के शरीर को वापस गांव ले गए। बास्कोट का भूतिया घर वहीं रहा, हिमालय की पृष्ठभूमि में एक शांत प्रहरी की तरह। वो उस रात के खौफ और दो लापता दोस्तों के रहस्य की याद दिलाता रहा। जी का बोपो
क्या आप बास्कोट के भूतिया घर में एक रात बिताने की हिम्मत करेंगे? आकिर निरहा